वेलकम टू सेड हाइब्रिड एकेडमी। बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि कल हिंदी का पेपर है और मैंने सोचा कि वन शॉट रिवीजन आपका स्टार्ट किया जाए, जिससे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ कि अब एक दिन में रिवीजन तो संभव नहीं है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ जो ट्रिक्स हैं जिससे आपको 95+ मिल सकता है, जो कहानी के पात्र हैं उन सबको मैं बताऊँगी और शॉर्ट फॉर्म में बिना समय गंवाए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपके 40 प्रश्न एमसीक्यू होंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको 40 करने होंगे। उसमें से ऑप्शन भी होगा, जो व्याकरणिक प्रश्न होंगे उसमें 5-5 होंगे, जिसमें से आपको 4-4 अटेम्प्ट करना होगा। वो सारे प्रश्न मिला के 44-46 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40 ही अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले खंड अ में आपका पहला वाला क्वेश्चन आता है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश आता है, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इनको क्या करना है, इनके ट्रिक्स क्या है कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, प्रश्न पढ़िएगा। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद आप गद्यांश में से गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करिएगा। जहाँ पे जो आंसर मिलता जाए उसमें से ऑप्शन में टिक करते चले जाइएगा। बच्चों याद रखिएगा, शीर्षक वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर टफ हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि सारे शीर्षक सही हैं, लेकिन यहाँ पे हम तब गलत हो जाते हैं जब हम सारे शीर्षक को सही समझते हैं। सारे शीर्षक कभी सही नहीं होते, एक ही शीर्षक सही होता है जिसके आधार पे आपका पैराग्राफ बना रहता है। आपके जो भी गद्यांश आएंगे वो जिसके आधार पे, अगर मान लीजिए जिस शब्द का ज्यादा प्रयोग हो, जरूरी नहीं है कि वही आपका शीर्षक है। जिस शब्द से आपका पूरा पैराग्राफ बना हुआ है, जिस भाव के थ्रू, जिस विषय को आधार बनाकर आपका गद्यांश लिया गया है, उसी विषय, वही विषय ही आपका शीर्षक होता है। ये पहला प्रश्न है। आप प्रश्न पढ़ने के बाद से गद्यांश पढ़िएगा, जिससे गद्यांश पढ़ने के बाद से आपको बहुत आसानी से शब्द मिल जाएंगे। मैं सबसे पहले ये प्रश्न करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गद्यांश पढ़ने से आपका जो लाभ आएगा वो राइटिंग सेक्शन में आ जाता है। जो अनुच्छेद आता है, पत्र लेखन और तमाम तरह की चीज आते हैं, जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो उसमें से शब्द हमको मिल जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम लोग को सॉल्व करना है वो अपठित गद्यांश। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है काव्यांश। ये भी अपठित काव्यांश ही होता है। इसमें भी वही, आप बस ध्यान रखिएगा कि कविताओं के भाव को समझने की कोशिश करिएगा, सारे प्रश्न को उस हिसाब से करिएगा, सारे ऑप्शन पे वही टिक लगाइएगा जो सही लगे। पहले उसको पढ़ लीजिएगा, हर प्रश्न में उसका उत्तर छुपा रहता है बच्चों। इस चीज का ध्यान रखते हुए आप ध्यान से उसको पढ़िएगा और सारे प्रश्न सॉल्व करिएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन जाता है, ये खंड अ के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, खंड अ। और इसमें खंड अ में सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। प्रश्न संख्या 1 गद्यांश, जो मैंने बताया गद्यांश पढ़ेगा, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका। काव्यांश आएगा, काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है और सोच समझ के उत्तर देना है। आपके पास पहले के समय में राइटिंग से लिखने के लिए बहुत आता था, वर्णनात्मक प्रश्न ज्यादा आता था, तो बच्चों के पास वक्त कम पड़ जाता था। अब आपके पास एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिससे आपका समय बहुत ज्यादा बचता है। हाँ, ये है कि अगर आपके सोचने की क्षमता कम है तो उसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न में से आपको नंबर कम हो जाते हैं, तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो आता है आपका वो व्याकरण से संबंधित आता है। व्याकरण में आपके सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला चैप्टर है आपका वाक्य। वाक्य से संबंधित 5 प्रश्न, जिसमें से आपको 4 करना है। वाक्य में स्टार्ट करते हैं। वाक्य में मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई है, इंपॉर्टेंट चीजें, कि रचना के आधार पर ही वाक्य भेद आते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्रित। मैंने आपको पहचानने का तरीका भी बताया है। सरल क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। हो सकता है उद्देश्य एक के बजाय 2 हो जाए संयुक्त जोड़कर, लेकिन कभी भी विधेय 2 नहीं होता, इसलिए एक उद्देश्य और एक विधेय सरल वाक्य में होते हैं। मिश्रित में 2 अलग अलग वाक्य होते हैं, जिसको हम समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ते हैं। जो आप लोग इंग्लिश में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हो, अगर आप रिलेट कर पाना तो सब एक ही है। तो सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, संयुक्त वाक्य जिसमें 2 उद्देश्य 2 विधेय हो सकता है उद्देश्य एक हो जाए, या लेकिन विधेय हमेशा ही, कार्य हमेशा 2 दिखाए जाते हैं इसमें, और उसको जोड़ा किसके द्वारा जाता है, समुच्चय बोधक, मतलब कंजक्शन के थ्रू उसको जोड़ा जाता है। तीसरा होता है मिश्रित, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मिश्रित क्या होता है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, जहां से आपके उपवाक्य शुरू होते हैं, जो आप इंग्लिश में क्लॉजेस करके पढ़ते हो। क्लॉजेस पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ा होगा, तो वही आपके क्लॉजेस होते हैं उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। सबसे पहले वाक्य से प्रश्न आएगा आपका। 3 प्रश्न जो होता है
वो वाक्य को परिवर्तित करने के लिए आता है या फिर वाक्य को पहचानने के लिए आता है। 2 प्रश्न वाक्य परिवर्तन, 1 प्रश्न वाक्य को पहचानने के लिए और 2 प्रश्न आएगा आश्रित उपवाक्य छांटने के लिए। आश्रित उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य वो होता है जो वाक्य अपने आप में पूर्ण है। जैसे मैं एक सेंटेंस बताऊं, माँ ने कहा, माँ ने कहा एक संपूर्ण वाक्य, एक उद्देश्य, एक विधेय, तो ये आपका प्रधान में आएगा। कहा कि सब बाहर जाओ, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, माँ ने कहा कि सब बाहर जाओ, इसमें क्या है, प्रधान उपवाक्य है, माँ ने कहा, क्योंकि ये वाक्य पूर्ण है। प्रधान उपवाक्य वही होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो और वाक्य का पूर्ण अर्थ निकलता हो, वो प्रधान उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य वो होता है जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, उसको आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। इसमें से संबंधित एक प्रश्न आएगा जो मैंने आपको रिवीजन कराया है कि उसमें आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आपने देखा कि संज्ञा ही प्रधान है और आश्रित उपवाक्य उसके ऊपर आश्रित है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में जो प्रधान उपवाक्य होता है उसमें के संज्ञा और सर्वनाम का की विशेषता आश्रित उपवाक्य में बताई जाती है। एकदम सिंपल होता है ये, और पहचानने का तरीका जो मैंने बताया, जैसे इसमें पहचान लीजिएगा की मात्रा जरूर आती है, कहा कि, ठीक है, मैंने देखा कि, इस तरह के शब्द ये पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है। मैंने क्लास में भी शायद आप लोग को बताया था कि की वाले शब्द अगर जो भी होंगे तो एकदम आंख बंद करके की के बाद का सेंटेंस लिखना और लिखना, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा आपका आता है ध्यान से देखिएगा, दूसरा आता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य, इसमें मैंने क्या बताया कि जो प्रधान उपवाक्य का संज्ञा है उस संज्ञा की विशेषता आश्रित उपवाक्य में बताई जाएगी। जैसे वह लड़का खड़ा हो जाए, एक पूर्ण वाक्य है, ये प्रधान हो गया। वह लड़का खड़ा हो जाए जिसने गमला तोड़ा है। अब ये सिंपल है, ये क्या है, जिसने गमला तोड़ा है, किसने, क्वेश्चन मार्क आ गया, किसने तोड़ा, लड़के ने तोड़ा। उस लड़के की विशेषता है जिसने, जो सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इस लड़के की विशेषता है जिसने, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण जो होता है वो जिसने, जो, जिन्होंने, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। और मैंने आपको पहचान का तरीका बताया, जिसने, जो, जिन्होंने, इस तरह के जब भी शब्द आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्या होता है, अब देखिए, क्रिया विशेषण में होता है दोनों ही वाक्य में क्रियाएं होती हैं। जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा अर्थ के आधार, 9th में पढ़ा होगा अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, तो उसमें एक संकेत वाचक वाक्य होता है कि जो एक वाक्य दूसरे को डिपेंडेंट होता है, संकेत करता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती, वर्षा होना और फसल सूखना दोनों शब्द क्रियात्मक है और क्या है, डिपेंडेंट है। यह आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, यदि तेज दौड़ोगे तो जीत में तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करोगे। ये सारे शब्द क्या होते हैं, आपके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये आपका वाक्य हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। दूसरा आपका आता है बातचीत से संबंधित 5 प्रश्न, जिसमें से आपको 4 प्रश्न करना होता है। वाच्य में आपको पता ही है, सबसे पहला कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य आपको पता है कर्तावाच्य, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, जिसमें क्रिया कर्ता, पहले वाच्य का मतलब समझ लीजिए, वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का विषय। जिस वाक्य में क्रिया का विषय जो भी हो, अगर कर्ता है तो क्रिया का विषय तो कर्तृवाच्य, और कर्म है तो कर्मवाच्य, और भाव है तो भाववाच्य। तीनों में एक डिफरेंशिएट होता है,
कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में आसानी से बदला जा सकता है। जो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ते हो, कर्तृवाच्य क्या हो गया, कर्तावाच्य। क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। जैसे मोहन ने रोटी खाया, एक सिंपल, मोहन ने, आपको पता है ने चिन्ह हमेशा कर्ता का होता है, ने हमेशा कर्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, वैसे ही कर्तृवाच्य हो गया। अब जब हम इसमें कर्म में करेंगे तो आपको पता है कि कर्म इसमें रोटी है, क्योंकि खाना क्रिया है, खाना क्रिया का प्रभाव रोटी पे पड़ रहा है, इसलिए रोटी यहाँ पे कर्म हो गया। मोहन के द्वारा रोटी खाई जाती है, मुझे लगता है कर वाच्य सबसे आसान होता है, आप लोग कर भी लेते हैं। मोहन के द्वारा रोटी खाई जाती है, ठीक। यहाँ पे रोटी देखिए, या पहले वाले में दिखाया है मोहन आपका करता है, पुल्लिंग है और एक वचन है। खाया शब्द पुल्लिंग एक वचन है, इसमें आपका रोटी जो है कर्म है, यहाँ पे रोटी जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया कौन सी हो गई, स्त्रीलिंग की क्रिया हो गई। ये क्या हो गया आपका कर्मवाच्य। पहला कर्तृवाच्य जिसका पहचान आपका ने है, दूसरा कर्मवाच्य क्योंकि जो कर्म है उसके आधार पर क्रिया आई हुई है, और तीसरा आपका होता है भाववाच्य। भाववाच्य के लिए ध्यान रखिए, भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होता, कर्म को हमेशा ध्यान रखिए, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है, भाववाच्य में कभी कर्म नहीं होता, और क्रिया ज्यादातर असमर्थता व्यक्त करती है। जैसे रोगी से उठा नहीं जाता, असमर्थता व्यक्त हो रहा, मुझसे चला नहीं जाता, रात भर सोया नहीं गया, मैं रात भर सोता रहा, इस तरह के जो शब्द होते हैं, मुझसे रात भर सोया नहीं गया, इस तरह के शब्द क्या असमर्थता को व्यक्त करते हैं, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट आपका जो आता है पद परिचय, तीसरा क्वेश्चन आता है। पद परिचय में से भी आपके 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 4 करना होता है। ये सारा मैंने आप लोग को डिटेल में बताया था। पद मतलब होता है शब्द, वो शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तो उन्हीं शब्दों को पद कहा जाता है। पद परिचय में क्या करना होता है, शब्द को आइडेंटिफाई करना होता है। जिसने भी नोट्स लिखा होगा उसको प्रॉपर मिल जाएगा, एक तो संज्ञा सर्वनाम जो भी नहीं पढ़ा होगा उसको इसमें दिक्कत हो सकती है। आप ध्यान से पढ़िएगा कि शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, तो ध्यान से पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या है। चौथा प्रश्न जो आता है आपका अलंकार से संबंधित आता है। अलंकार बहुत कम आना है आपका, श्लेष अलंकार आएगा। श्लेष मतलब क्या होता है, श्लिष्ट। श्लिष्ट का क्या मतलब होता है, चिपकना। एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। मैंने आपको पहचान का तरीका भी बता दिया था, जैसे इसके तीनों अर्थ आपके दूसरे पंक्ति में आखिरी में मिल जाते हैं। ज्यादातर शब्द एक ही शब्द बार प्रयोग करेंगे और उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं, वो श्लेष होता है शब्द अलंकार में। दूसरा अर्थालंकार में आपका उत्प्रेक्षा आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मैंने उपमेय उपमान अगर पढ़ाया होगा तो आपको ध्यान होगा। उपमेय मतलब जिसकी उपमा किया जाए, उपमान मतलब जिससे उपमा किया जाए। इसमें उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। एक साधारण व्यक्ति में कहते हैं अरे वो तो ऐसा गुस्सा हुआ था, लग रहा था ज्वालामुखी फट जाएगा। ये मानना या संभावित करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। और पहचानने का तरीका क्या होता है, मनु मनहु, जनु जनहु, मानो जानो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। आप लोग पढ़े होंगे तो पहचान भी लेंगे, बस आसानी से करिएगा इसको। उत्प्रेक्षा के बाद आपका आता है मानवीकरण। मानवीकरण आ गया आपका, अतिशयोक्ति आ गया। ये सारे अलंकार पहचानना बहुत। मानवीकरण क्या हो गया, जब हम प्राकृतिक चीजों का मानव के रूप में चित्रित करते हैं तो मानवीकरण होता है। अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, किसी भी चीज को हम जब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये सारे के सारे अलंकार आपके आते हैं। 4 ही अलंकार आने हैं और बहुत आसान है, अगर पढ़िएगा तो बस एक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी हो पाए रिवीजन से ही या प्रैक्टिस से ही आपका हो पाएगा। व्याकरण के बाद से आपका आता है जो एमसीक्यू वाला सेक्शन आता है, आपका जो 3 पैसेज आता है उसमें से आ जाता है। 3 पैसेज बुक का पैराग्राफ दिया जाएगा। अब आप सारी बुक को तो एक साथ पढ़ना संभव नहीं है, तो आप उसमें ट्रिक्स अपनाइएगा और कैरेक्टर का ध्यान रखिएगा। अगर आप काव्य में जाइएगा तो सबसे पहला चैप्टर आपका सूरदास के पद आएगा। सूरदास के पद में सबसे मेन कैरेक्टर है गोपियां और दूसरा मेन कैरेक्टर है उद्धव। इन दोनों का ही संवाद है उसमें। पूरे चैप्टर का मूल भाव क्या है, निर्गुण से सगुण को श्रेष्ठ मानना। पूरे चैप्टर का भाव यही है। बस उद्धव का जो मैसेज है या जो कहने का तरीका है, जो वाक पटुता है, वो स्पेशल है। उस चीज का ध्यान रखिएगा। किस किस चीज की उपमाएं दिया है उन्होंने उद्धव के लिए। उद्धव के लिए किसी में बताया है कि तुम तो
उसके कमल के पत्ते की तरह हो, तुम तेल की गगरी की तरह हो, और तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे अंदर राग नाम की कोई चीज नहीं है, और जिसके अंदर राग नहीं है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इस तरह का भाव था उनका, व्यंगोक्ति करते रही हैं पूरे समय वो। और दूसरा है उद्धव, जो निर्गुण को श्रेष्ठ मानते हैं और वो योग ध्यान में कहते हैं। आपको मैंने पूरा मंत्र बताया था कि ये चैप्टर का भाव ये था, भ्रमर गीत यही है कि गोपियां जो हैं वो जो गोपियों को वो समझाने आए थे कि आप कृष्ण में विलीन मत रहिए, अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उन्हें भेजा था। फिर आप विलीन मत रहिए, योग ध्यान करिए, लेकिन गोपियों को ये समझ में नहीं आया क्योंकि ये उनके समझ से परे था। उनको लगा कि जब मैं आंखें खोलकर कृष्ण को सामने साक्षात दे सकती हूँ तो मैं अंदर आंखें बंद करके किसी ईश्वर को ढूंढूंगी। उनका भी तर्क अपने तरह से सही था, और उसमें खाली तर्कशीलता पे ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर का ध्यान रखिएगा, इनको पढ़िएगा। आपकी बुक में सबसे जरूरी चीज है उद्धव को पढ़ लीजिएगा, गोपियों को पढ़ लीजिएगा। उद्धव ने कृष्ण को क्या क्या कहा, उद्धव गोपियों का जो प्रेम भाव था कृष्ण के प्रति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोपियों ने अपने प्रेम का अभिव्यक्तिकरण कैसे किया कृष्ण से। तो प्रेम का अभिव्यक्तिकरण कैसे किया, उन्होंने कही कि दिन रात हम कृष्ण का जाप करते हैं। वो उसमें शब्द है सोवत जागत स्वप्न दिवस कानी कान जकरी, तो 24 घंटा कृष्ण का जाप करना। और उसमें वो एक है लाइन आपका, हमरो हरि हारिल की लकड़ी, इस तरह से। तो आप बस, और सबसे आखिरी वाले पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में आपका दिया हुआ कृष्ण के विषय में वर्णन है। हरि है, राजनीति पढ़िया है, इस पर जरूर से प्रश्न आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट चैप्टर आपका है जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 या 6 आता है, वो आपका दूसरा वो आ जाता है चैप्टर जो है आपका ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आपको मैंने बताया था कि उसमें रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, और वो भी कब है, सीता स्वयंवर के समय का। उसमें क्या है, संवाद है, कॉन्वर्सेशन। उसमें कैरेक्टर कौन है, सबसे पहले है परशुराम। परशुराम किसका प्रतीक है, क्रोध में डूबे हुए व्यक्ति का प्रतीक है, जो चीजों को उथल पुथल कर देता है। दूसरे हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण भी बेहद क्रोधी हैं, लेकिन वो क्रोध से ज्यादा तर्कशीलता पर विश्वास करते हैं। तीसरे हैं राम, राम को मुख्य चरित्र बताया गया क्योंकि राम के अंदर सारे के सारे गुण, सारे वीरता साहस होने के बावजूद भी उनमें विनम्रता का भाव था। और पूरे चैप्टर में ये बताया गया है कि वीर साहसी वही है जिनके अंदर विनम्रता है। जो व्यक्ति विनम्र है वो अनायास होने वाले क्लेश को अपने आप खत्म कर देता है। ये तीनों कैरेक्टर को पढ़िएगा, तीनों चरित्र में से आपके प्रश्न आ जाएंगे किसी भी कीमत पे, ये ध्यान रखिएगा। तीनों चरित्र है, बाकी समाज तो आपको मिल ही जाएगा। तीसरा चैप्टर जो है आपका जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य। अब उसमें ध्यान रखिएगा आत्मकथ्य क्या था, हंस नामक पत्रिका का संपादन जयशंकर प्रसाद ने किया था। जयशंकर उसमें एक संस्करण निकाला गया था आत्मकथा का। आत्मकथा में सारे कवियों और लेखकों को आत्मकथा अपनी लिखनी थी। इसमें सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को बोला गया क्योंकि आप इस पत्रिका के संपादक हैं तो आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। और उन्होंने पूरे डिटेल में बताया। सबसे स्टार्टिंग वाले लाइन में तो उन्होंने बताया कि मेरी आत्मकथा के बारे में तुम लोग जान के करोगे क्या। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वो पहली लाइन में मधुक गुनगुना कर कहा जाता, मैंने आपको प्रतीकात्मक बताया कि मधुक क्या है, वो कवि का हृदय है। गुनगुना कर कहा जाता कौन, कहानी है अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो बताने कि मेरे जीवन की सारी खुशियां जो हैं वो सूखी पत्तियों की तरह मुरझा कर गिरती चली आई हैं। ठीक, और अब मेरे पास इतना समय नहीं है, अब धीरे धीरे उम्र ढलती चली जा रही है, तो मैं अपने बारे में क्या बताऊं। फिर वो बताते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास या लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वो कहते हैं कि इतने बड़े आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में इतने सारे लोग हैं, वो सब अपने अपने बारे में लिखते हैं। और उनको लिखने और पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि उनको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग आनंद का विषय बना लेते हैं और उनका अपना बहास उड़ाने जैसा लगता है। उस पे कहते हैं तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। वो अपने आप को दुर्बल कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई भी इतना बड़ा अचीवमेंट किया नहीं है कि जो मैं लोगों के सामने व्यक्त करूं। तो मेरी ये कमजोरियां हैं कि मैंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, इसलिए मैं अपनी बातों को कहना नहीं चाहता हूँ। फिर उनके जीवन में एक पड़ाव आता है, वो अपनी प्रेयसी को याद करते हैं कि जो समय उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताया था वो उनके जीवन का सबसे सुंदर लम्हा था। उस लम्हे को याद करना मतलब पुराने जख्मों को कुरेदना जैसा है। उसकी स्मृति आगे बढ़ाने की प्रेरणा तो देती है लेकिन अंदर के दर्द को भी जगा देती है। ये आत्मकथन में बोला गया और जयशंकर प्रसाद के पूरे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। आखिरी पंक्ति वो कहते हैं कि सीवन को उधार कर देखोगे क्यों मेरी कंथा। बता दिया है अपने विषय में सब कुछ कि इन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष उपलब्धि नहीं की। और ये महान व्यक्तित्व का सबसे मुख्य
विशेषता होता है कि वो अपनी बड़ाई कभी नहीं करते हैं। जयशंकर प्रसाद इतने महान व्यक्तित्व, अभूतपूर्व छवि वाले थे, उसके बाद भी इन्होंने अपनी तारीफ न करते हुए बताया कि हम अपने जीवन में दुर्बल रहे, मेरा मन इतना कमजोर रहा और सहनशील रहा कि दूसरों के प्रपंच का भी शिकार होता रहा है। ये जयशंकर प्रसाद की बात थी। और उसके बाद से नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है, अगला चैप्टर शायद वो है आखिरी बार, संगतकार भी चैप्टर है आपका। संगतकार में सिर्फ बताया गया कि संगतकार जो होते हैं, जो हमारे हर एक डिपार्टमेंट के जो 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों में सहायता करते हैं, वो सारे सहायक को हमको मुख्यता देनी चाहिए। अगर हम मुख्यता नहीं देंगे तो हम शायद समाजवाद को भी स्थापित नहीं कर पाएंगे और उनको हीन भावना का शिकार बनाएंगे, जबकि वो हमारा प्रथम स्तंभ है जिनके बल पे हम अपनी बिल्डिंग तैयार करते हैं। ये बताएगा आपका। नेक्स्ट आपका गद्य में आता है। गद्य में सबसे पहला कैरेक्टर आपका सबसे पहला है नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश का। सारे कवियों और लेखकों का नाम जरूर पढ़ लीजिएगा किसी भी कीमत पे, विधा और शैली जरूर पढ़ लीजिएगा। गद्य में आ जाइए, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा का मूल विषय क्या है? देशभक्ति। और क्या बोला गया है? आशावादी कहानी। उसमें क्या बोला गया? आशावादी कहानी है वो। आशावादी किसके द्वारा बताया गया? बच्चों के द्वारा। में देशभक्ति का भाव क्या था? देशभक्ति जरूरी नहीं है देशभक्ति हम झंडा लेके क्रांति करते रहें तभी देशभक्ति हो सकती है। अपने देश के लिए छोटे से छोटे भाव को भी अगर हम अंजाम दे रहे हैं तो वो देशभक्ति की श्रेणी में जाएगा। अगर हम कहीं गंदगी साफ कर रहे हैं तो भी देशभक्ति है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद सेल्फ डेवलपमेंट करके अपने देश की प्रगति में भागीदारी निभा रहे हैं, वो भी देशभक्ति का ही भाव है। किसी चीज को पूरे चैप्टर में बताएंगे कि उसमें देशभक्त जो था, वो सबसे बड़ा देशभक्त कौन था? उसमें कैप्टन था। कैप्टन जो पैर से लंगड़ा था, लेकिन उसको नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। एक तो दो चीज ध्यान रखिएगा, पहला ये हो गया देशभक्ति का भाव, आशावादी कहानी। दूसरा ये सरकारी कामकाजों पर व्यंग भी किया गया है इसमें, कि जो सरकारी कामकाज होता है उसमें इतनी ज्यादा कागजी कार्रवाई होती है कि जो वास्तविक कार्य होता है उसके लिए वक्त ही बहुत कम मिलता है। और उस कम समय में, कम लागत में जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लापरवाही प्रदर्शित हो जाती है। तो सरकार की लापरवाहियों को भी इसमें दिखाया गया है। ठीक, उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत से संबंधित, उनके संगीत से संबंधित इस बार प्रश्न आ जाना चाहिए। उनके संगीत से संबंधित प्रश्न आ जाएगा। दूसरा, उन्होंने किस कुरीतियों के लिए बोला है समाज में, जिसके लिए आवाज उठाए, 2 कुरीतियां था उसमें। और तीसरा प्रश्न मैंने शायद क्लास में भी डिस्कस किया था, मोह और प्रेम। मैंने बताया था कि बाल गोविंद भगत अपने बहू से और बेटे से प्रेम करते थे, इसीलिए जब वो प्रेम करते थे तो उनके सुख के बारे में ज्यादा सोचते थे। जब हम किसी के प्रति मोह करते हैं तो अपने स्वार्थ के विषय में ज्यादा सोचते हैं कि वो मेरे पास रहे और हम उसमें आनंदित होते रहे, हम सामने वाले के सुख को नहीं देखते। तीसरा जो चैप्टर है आपका लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज अनायास की बनी हुई एक कहानी है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि हर समय हम लोग को एक कहानियों का सामना करना पड़ता है। हम कहीं किसी जगह पे जाएं, ट्रेन में यात्रा करें, बस में यात्रा करें, किसी शादी पार्टी में जाए, हमको एक न एक कैरेक्टर कहानी के रूप में मिल जाता है। वहां पे भी एक कैरेक्टर मिला जो नवाब साहब था। वहां पे नवाब साहब के ऊपर व्यंग किया गया कि नवाबी नहीं रही। जो पहले के धनी लोग थे वो अपने धन का इतना ज्यादा, रहीमदास ने भी इस पे एक पंक्तियां लिखी है, अपने धन का बखान हमेशा ऐसे ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि वो फुहार वाले बादल हैं जो बार बार गरजते हैं लेकिन बरस नहीं पाते हैं। तो वहां पे लखनवी अंदाज में भी यही बताया गया कि जो नवाब साहब थे वो अपनी नवाबी का बखान करते हैं और नवाबी शानो शौकत ना रहने के बाद भी अपने अंदर की उस नवाबी बात को, उस दिखावेपन से दूर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और खीरे वाला प्रकरण है वो आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर जो है चौथा वाला चैप्टर आपका है वो मन्नू भंडारी वाला है। एक कहानी, अभी एक कहानी में सबसे मुख्य कैरेक्टर है वो मन्नू भंडारी का। प्रश्न कहाँ से आएगा? मन्नू भंडारी के बचपन से संबंधित, उनके ऊपर पिता का कौन कौन सा, उनके चरित्र के ऊपर पिताजी का कौन कौन सा प्रभाव रहा, ये उनके टीचर से संबंधित, शीला अग्रवाल से संबंधित और उनके माता से संबंधित। इन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर से आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट आपका चैप्टर आ जाता है वो बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां में पद्म भूषण से विभूषित, उसमें सबसे स्पेशल थिंग्स उसमें क्या दिया गया है, मैंने आपको बार बार बताया कि महान व्यक्तित्व के जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपनी बड़ाई कभी नहीं गाते हैं। उसमें बिस्मिल्लाह खां ने हर समय 5 वक्त का नमाज पढ़ा और हर नमाज के बाद वो सदके में आंख से आंसू बहाते थे और यही कहते थे, हे ईश्वर मुझे 7 सुर बख्शने की तमीज दे दे। वो तमीज इसलिए बोलते थे कि उनको लगता था कि उन्होंने अब पूरा सीखा नहीं, अभी सीखना बाकी है। जो जीवन में सफल होते हैं वो व्यक्ति वही होते हैं जिनको लगता है अभी कम है, थोड़ा सा और।
आपको अगर ज्ञान अर्जित करना है तो आपको उसमें संतुष्टि का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान मरते दम तक मिलता रहता है, शिक्षा अंत समय तक आपको मिलती रहती। बिस्मिल्लाह खां के साथ भी यही था, पंचभूषण से विभूषित, उसमें से प्रश्न आएगा। बिस्मिल्लाह खां जो नमाज अदा करते थे, या फिर जो मुहर्रम के दिनों में जो उनका नौहा बजाना, 9 दिन तक व्रत करना, उपवास करना, रोते हुए नौहा बजाना, ये आएगा। शहनाई से संबंधित प्रश्न आ सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी के लिए संस्कृति की पाठशाला मानी जाती है काशी, वो प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। फिर आपका आखिरी चैप्टर है संस्कृति, जो सबसे अच्छा चैप्टर मुझे लगता है। संस्कृति में संस्कृति और सभ्यता शब्द को क्लैरिफाई किया गया। सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। उन्होंने बताया कि संस्कृति वो है जो इनोवेशन है, जब हम किसी चीज का नया आविष्कार करते हैं तो वो संस्कृति है। उस आविष्कार को हम विकास की ओर लेके जाते हैं तो वो सभ्यता है। तो उसमें न्यूटन का और तमाम तरह का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और 3 प्रकार के पुरस्कर्ता बताए। इस पुरस्कर्ता पे प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग कि प्रथम पुरस्कर्ता किसको बोला गया। प्रथम पुरस्कर्ता वो है जिनका पेट भरा है, जो उनके शरीर पे वस्त्र हैं, उसके बाद भी वो पूरी रात इसलिए नहीं सो पाते हैं क्योंकि जलती कटती जो मानवता है उसमें शांति का प्रदर्शन कैसे कर पाए, जैसे गौतम बुद्ध और महावीर हुए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा आप। इसमें प्रथम पुरस्कर्ता वाला प्रश्न पढ़ लीजिएगा। संस्कृति और सभ्यता का अर्थ जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति क्या है। 4, सभ्यता, संस्कृति, असभ्यता और संस्कृति। ठीक है, ये 4 है, 4 में से आपके प्रश्न आ जाने हैं। और एक क्वेश्चन जो पढ़िएगा प्रथम पुरस्कर्ता, ये 5 प्रश्न करिएगा, आपका पूरा का पूरा डिटेल हो जाएगा। और ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन भी ध्यान से करिएगा। मैं आपको डिटेल तो बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊंगी। अब ये ध्यान रखिए, ये आपका चैप्टर हो गया कृतिका में माता का अंचल, आपने पढ़ा, ये गांव की लोक भाषा का प्रयोग है। माता का अंचल महत्वपूर्ण की दुनिया में सबसे जो प्रमुख और संवेदनशील जो संबंध होता है वो एक पुत्र का अपने माँ से होता है। उस चैप्टर में इसी चीज को बताया गया है कि एक बच्चा जो दिन भर अपने पिता के साथ रहता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन जब उसको डर होता है तो उसको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण उसकी माता के आंचल में ही मिलता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी माता का आंचल पड़ा है। उसमें कैरेक्टर्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है, इसमें ही तीसरा वाला चैप्टर है साना साना हाथ जोड़। साना साना हाथ जोड़ में गैंगटोक, यूमथांग और हिमालय, इन तीनों की प्राकृतिक चीजों से संबंधित आपके प्रश्न आने हैं, ये जरूर से याद रखिएगा। थ्योरेटिकल प्रश्न है, एक प्रश्न आएगा कि आप प्रकृति की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके सिवा हिमालय का वर्णन आ सकता है। ये दोनों प्रश्न पढ़िएगा, और उसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जो वर्णात्मक होते हैं, आपको लॉन्ग टाइप से करना होता है, आप कर लीजिएगा। तीसरा जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, गे का लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखने के 2 कारण बताए। एक ये होता है कि हमारा खुद मन कर रहा है इसलिए लिख रहे हैं, और दूसरा होता है कि दूसरों के द्वारा बार बार आपसे आग्रह किया जा रहा है तब आप लिख रहे हैं। जब दूसरों का आग्रह होता है उसमें जब खुद की अनुभूति होती है तभी हम लिख पाते हैं। तो लिखने का कारण उसमें हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बताया गया, कैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और तमाम तरह की चीजें, क्या केमिकल रिएक्शन हुआ था, किस तरह से लोगों की क्षति हुई थी, क्षति से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। ये हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम पहला खंड उठाएंगे, खंड तो खंड अ में सबसे पहले हम अनसीन पैसेज करेंगे। अनसीन पैसेज करने के बाद हम सीधे आ जाएंगे राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन पे इसलिए बच्चों क्योंकि बाकी जो आपने चैप्टर्स पढ़े उन सारे चैप्टर्स के प्रश्न आपको रटे होंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले बता दिया था, आना उसी में से है, मुझसे बच्चों ने पूछा था और मैंने बताया भी था। तो सबसे पहले आप अनसीन पैसेज करिएगा, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन करिएगा राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपका निबंध, अनुच्छेद और पत्र आता है। ठीक है, उसमें अनुच्छेद, पत्र और ईमेल और विज्ञापन आता है, उसको जरूर करिएगा। उसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद से आपके पास शब्द होते हैं, और जब आपके पास शब्द होते हैं तो आपके अनुच्छेद में वो हेल्प कर देते हैं। अनुच्छेद ऐसा लिखिएगा जिससे संबंधित आपके पास कविताएं या कुछ ऐसे तथ्य या टॉपिक मौजूद हों जिससे आप अपने अनुच्छेद को इफेक्टिव बना लें। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि राइटिंग सेक्शन में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैंने बार बार आपकी क्लास में बताया है कि आप गलत मत करिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपका कंटेंट नहीं पढ़ेगा इतना बड़ा, वो जब ऊपरी निगाह से देखेगा और उसको लगेगा कि नहीं नहीं इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो वैसे ही आपका 1 नंबर कम कर। तो ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको बिल्कुल मत करिएगा। राइटिंग सेक्शन में इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर एक आध हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इग्नोर करिएगा। लेटर के लिए मैंने बताया है कि अगर आपका पेज ऐसा है तो लेटर ऐसे करके लिखेगा। ठीक, लेटर हो सके बड़ा लिखेगा। सॉफ्टवेयर आपको पता ही है, बायोडाटा होता है, बायोडाटा का भी मैंने फॉर्म बताया था। उसके बाद विज्ञापन, आप सभी लोग को मैंने बार बार क्लास में कराया, उसको कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अनसीन पैसेज करना है। सेकंड क्वेश्चन पे क्या करना है, राइटिंग सेक्शन, अनुच्छेद,
फिर पत्र, फिर पाइएगा स्ववृत्त, इसमें से ऑप्शन आ जाता है आपका। फिर विज्ञापन, एक चीज ध्यान रखिएगा, ईमेल भी आता है आपका। इस 5 टॉपिक में से आपको 3 टॉपिक करना है, या 4 भी करना है क्योंकि सब में ऑप्शन आता है, 4 करना है। तो आप उस चीज को लिखिएगा जिसमें आपको कंफर्म पता है कि इसमें मुझसे गलतियां नहीं होगी। अगर आप औपचारिक पत्र नहीं लिख सकते हैं तो आप औपचारिक पत्र को टच मत करिएगा, आप अनौपचारिक पत्र लिखिएगा, कंटेंट को बढ़ा दीजिएगा, कंटेंट बढ़ा दीजिएगा, आपको अपने आप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल अगर लिखने नहीं आता है तो अब कोशिश करने की जरूरत नहीं, अब आपके पास वक्त नहीं है, आप विज्ञापन पे तुरंत आ जाइएगा। ठीक, तो अनुच्छेद में भी से भी ऐसा टॉपिक चुनेगा जिससे आपको अनसीन पैसेज के शब्द मिल सके और आपको कविताएं या कुछ तथ्य याद हो, इस तरह से करिएगा। तो पहला प्रश्न करना है हमको अपठित गद्यांश, दूसरा करना है हमको राइटिंग सेक्शन, फिर हम जितना बचा हुआ है एमसीक्यू फिर हम उस पर आएंगे, और आखिरी वाला जो प्रश्न करेंगे वो हम वर्णनात्मक करेंगे। वो मैंने इसलिए आखिरी में बोला है बच्चों, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को किताबें याद होती हैं, कहानियां याद होती हैं, जब हमको याद होता है तो लिखने में समय नहीं लगता है। आपका पेपर अगर 3 घंटे का है तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर 2 घंटा 40 मिनट में हो जाना चाहिए, 20 मिनट में आप रिवीजन करेंगे। जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें जो ग्रामर वाले हैं, व्याकरणिक चीजें हैं, उसमें आपकी गलतियों की गुंजाइश होते हैं, आखिरी शब्द में एक शब्द गलत हो जाता है जो आपको नहीं रहता है, नहीं याद आ पाता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि उसको रिवीजन के लिए आपको 20 मिनट्स देना ही है। देखिए, वेद से भिक्षा मिलती है, जितनी अच्छी आपकी कॉपी रहेगी, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन मिलेगा रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हिंदी क्योंकि हमारी माता है और आपको पता है सारे दुखों का जो समराइज करना है, सारे दुखों को खत्म करने का भाव माता के पास मिलता है। ये हमारी राज्य भाषा है और ये आपको नंबर दिलाएगा। हो सकता है गणित और विज्ञान में और किसी विषय में आपके कम नंबर आ जाए तो ये आपको पूरा नंबर दिला देगा। इसलिए जितने ईमानदारी से इसको लिख लीजिएगा उतने ईमानदारी से आपको नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस, सबसे पहला अपठित गद्यांश, अगर चाहिए तो लिख लीजिए, और दूसरे बार राइटिंग सेक्शन, फिर आप एमसीक्यू स्टार्ट करिएगा, फिर आप अपना वर्णनात्मक प्रश्न करिएगा, सोच समझ के ध्यान से करिएगा। और उसके बाद आपका 2 घंटा 40 मिनट में प्रश्न खत्म करने के बाद से आप क्या करिएगा, 20 मिनट रिवीजन का निकालिएगा। जहाँ पे जो भी गलतियां हो, अगर हेडिंग्स को अंडरलाइन करना हो हेडिंग्स को अंडरलाइन करिएगा, अपनी बातों को कहिएगा। जैसे लेटर में कंटेंट्स को अगर आपने इंपॉर्टेंट दिया है तो कंटेंट को कायदे से लिखेगा। मैंने आपको वैसे भी बताया लेटर में 2 पैराग्राफ होते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और सेकंड पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करेंगे। जब आप इस फॉर्म में लिखिएगा तो आपको निश्चित रूप से नंबर मिलेगा। ठीक, अब इसी के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करिए और नाम रोशन करिए अपना।